हरे कृष्णा बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं और हम एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं सारे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैसे ये आता है, आखिर समझ ही नहीं आता। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे, है ना। काफ़ी प्रिपरेशन मैंने किया है इस टॉपिक के लिए और हम सारे जो हैं शुरू से लेके कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जितने भी आइसोमर्स हैं सब के सब यहाँ बना के देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस वे ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे। यस, तो लिखते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक्चुअली हम पूरे आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, और दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, तो हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी एक्चुअली हमें पहले डिस्कस करना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का डिस्कशन कर रहे हैं तो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो पार्ट आ जाते हैं, है ना। एक आ जाता है टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल, और दूसरा आ जाता है स्क्वायर प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो एक ही है अपना ऑक्टाहेड्रल केस, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल हम साथ में ही सारे देखते चले जाएंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कितने ज्योमेट्रिकल कितने ऑप्टिकल बनाता है, और स्क्वायर प्लेनर कितने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बनाता है, फिर ऑक्टाहेड्रल कितने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बनाता है। एकदम सिस्टमैटिकली हम आगे बढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल में हम काफ़ी केसेस डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का केस जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसा हमने बताया कि वो समझ नहीं आता, राइट। तो हम लोग एकदम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। राइट, सो पहला जो डिस्कशन कर रहे हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जैसा कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए पार्ट लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, राइट। सो हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर ए पार्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो इसमें हमारे पास दो केसेस में हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला केस होगा अपना टेट्राहेड्रल केस। टेट्राहेड्रल के लिए कौन सा आयोडाइजेशन चाहिए, sp3 आयोडाइजेशन, करेक्ट। टेट्राहेड्रल केस का डिस्कशन करते हैं, करेक्ट। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2 में स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अच्छा, तो टेट्राहेड्रल में हमारे पास कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं, जैसे Ma4, ये केस हो गया, n+- है ना, ऐसे करके लिख रहे हैं। Ma4 लिखा है, ए यहाँ पे क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, करेक्ट। मोनोडेंटेट लिगेंड विथ नो किरल कार्बन एटम, ठीक है, या किरल सेंटर ऐसे बोल सकते हैं। तो ए एक सिंपल सा मोनोडेंटेट लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है। जो भी हम मोनोडेंटेट लिगेंड लिखेंगे वो एकदम सिंपल मोनोडेंटेट लिगेंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनका भी स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि उसमें भी कुछ किरल सेंटर है, ठीक है, राइट। एम यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, राइट। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो Ma4 n+- ऐसे करके यहाँ पे कुछ चार्ज होता है, ठीक है। तो आगे ये हम हटा देते हैं, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, बस हम पैटर्न पकड़ रहे हैं, ठीक है। सो Ma4 लिख दिया हमने एक केस, फिर Ma3b, ठीक है, फिर Ma2b2, ठीक है, MABCD। एक और केस लिख सकते हैं हम A2BC
और M ABCD ऐसे करके लिख सकते हैं, करेक्ट। तो टेट्राहेड्रल में इतना टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये वाला केस उठाते हैं, ये वाला। इसमें मैंने काफ़ी सारे केसेस लिखे, जैसे केस 1 में टेट्राहेड्रल में हम लोग ये वाला पार्ट उठाते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें हम MABCD को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे A लिगेंड है, अच्छा तो ABCD यहाँ टेट्राहेड्रल है, तो कैसे शेप बनाएंगे, ये वाला इधर पीछे चला गया, B C और यहाँ पे D। तो ये वेज डैश फॉर्मूला है, ये अपना डैश जो है, डैश पीछे की ओर जा रहा है, वेज आगे की ओर आ रहा है ना। सो इस तरीके से सबने ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखा हुआ है। अच्छा अब इसमें देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में कितने डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं उस मॉलिक्यूल के। अभी कैसा है, हम इसके अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने की कोशिश करें तो कैसे क्या करना पड़ेगा, कुछ A B कुछ को एक्सचेंज करना पड़ेगा, लेकिन एक्सचेंज करने से यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा, तो पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख रहे हैं, सीक्वेंस ऐसे होता है, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे, जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं वो बनाएंगे, फिर देखेंगे कि उनमें से कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, सो ये हमारा पैटर्न होता है डिस्कस करने का स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो इसके हम पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर MABCD, यहाँ पे मान लीजिए हम एक चेंज करके देखते हैं। ठीक है, A की जगह D को रख देते हैं और D की जगह A को रख देते हैं। कोई चेंज आया क्या ये नया स्ट्रक्चर है, क्या ये नया स्ट्रक्चर है, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में लिगेंड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया है या सेम ही है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये सेम है या डिफरेंट है? दोनों सेम है। कैसे सेम है, देखो A जो है, A को अभी क्या लग रहा है 109 डिग्री 28 मिनट पे, ठीक है 109 डिग्री 28 मिनट पे टेट्राहेड्रल एंगल होता है जनरल। तो किसी भी दो बॉन्ड को पकड़ेंगे हम तो उनके बीच में एंगल कितना है टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट। तो अभी A को ऐसा A का पोजीशन कैसा है, A के बगल में DCB कितने एंगल पे लगे हुए हैं 109 डिग्री 28 मिनट पे। अच्छा अगर हमने एक्सचेंज कर दिया तो अभी भी A को क्या है, A का सिचुएशन क्या है, A के अभी भी बगल में 109 डिग्री 28 मिनट पे B C और D लगे हुए हैं। ऐसे यहाँ पे देखें D के बगल में कौन लगे हुए हैं, A B C 109 डिग्री 28 मिनट पे, सब तीनों एकदम बराबर एंगल पे, टेट्राहेड्रल एंगल पता है आपको। यहाँ पर भी डी के अगल बगल कौन है, ए बी और सी एकदम उतने ही एंगल पे लगे हुए हैं, करेक्ट। तो ये और ये, तो रिलेटिव पोजीशन एक लिगेंड का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर लिगेंड चेंज नहीं होता टेट्राहेड्रल में, है ना। कुछ भी हम चेंज करके देख ले तो इसमें कोई भी डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है, सबके सब कुछ भी एक्सचेंज करके देखेंगे तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ABCD में कितने इस तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है, ठीक है, एक ही पॉसिबल है। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल 1 लिखेंगे, ऐसे ये अकेला ही है इसीलिए 1 लिखेंगे, है ना। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएंशियोमर पेयर्स, इनएंशियोमर पेयर्स कितने हैं, क्या ये ऑप्टिकली, एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है ABCD का, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि M जो है कायरल सेंटर हो जाएगा, करेक्ट, कायरल कार्बन हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे देखेंगे ABCD है ना, चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसलिए कायरल सेंटर है और इसीलिए हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक ये और एक इसका मिरर इमेज दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो इनएंशियोमर पेयर्स कितने हो गए, एक हो गए। इनएंशियोमर मतलब होता ये और एक इसका मिरर इमेज, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जब भी एक्टिव रहेगा कोई स्ट्रक्चर तो हम A लिख दिया करेंगे, इनएक्टिव होगा तो I लिख दिया करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये पॉसिबल था और ये ऑप्टिकली एक्टिव निकला, तो इनएंशियोमर पेयर भी 1 हो गया, ये और एक इसका मिरर इमेज। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए टोटल, स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आ जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर और एक इसका मिरर इमेज, तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, 2 हो गए, करेक्ट। अच्छा किसी और को लेते हैं, तो ये कवर हो गया। A2BC को लेते हैं, MA2BC को, AA ऐसे B और यहाँ पर C ऐसे करके। अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये अकेला ही जैसा स्ट्रक्चर है बस वैसा ही एक पॉसिबल है इसमें। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है। मतलब ये अकेला ही है, इसका कोई और अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव
नहीं होगा। तो इसमें इनैंशियोमर पेयर्स कितने बने? 0, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। इनैंशियोमर पेयर्स मतलब एक वो खुद और एक उसका मिरर इमेज, दोनों को हम इनैंशियोमर्स कहते हैं, राइट। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर एक ही रहेगा, खाली ये अकेला, और कुछ नहीं होगा, करेक्ट। तो इनके केस में भी ये जो बाकी बचे हुए 3 केस हैं, सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। कौन सा? एक स्ट्रक्चर बनेगा इनके केस में भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे क्योंकि ये किरल सेंटर नहीं है ना, हमारा कायरल कार्बन नहीं है ये, राइट, M, और इनैंशियोमर पेयर्स 0 हो जाएंगे और स्टीरियो आइसोमर एक ही आएगा। तो इन सब केसेस में अपना यही केस बनेगा। सिर्फ ABCD में क्या है, ये अकेला स्ट्रक्चर बन रहा है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इनैंशियोमर पेयर 1 हो जाएगा, तो स्टीरियो आइसोमर 2 हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। सिर्फ ABCD में ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये, उसके अलावा और कोई, इन सारे में कोई भी स्ट्रक्चर बना लो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ओके, नाउ सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अलावा कोई एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, एक ही स्ट्रक्चर सबके क्यों एग्जिस्ट करते हैं और खाली ये एक मिरर इमेज है। डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि एक लिगेंड का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर लिगेंड्स सेम रहता है ना, हम कैसे भी चेंज करके देख ले, करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हैं, और यहाँ पर हम लोग अब केस 2 की बात कर रहे हैं, जो कि है स्क्वायर प्लेनर। तो जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें 4 बॉन्ड बन रहे हैं, राइट, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन 4 में 2 केसेस होते हैं, या तो अगर हाइब्रिडेशन sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और अगर हाइब्रिडेशन dsp2 हुआ तो उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केस 2 को डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर में। तो इसमें देखते हैं हम कैसे कैसे डिस्कस करेंगे, किस सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेंगे Ma4, A इज मोनोडेंटेट लिगेंड और 4 सेमी मोनोडेंटेट लिगेंड है। सेकेंड देखते हैं हम Ma3B, थर्ड Ma2B2, फोर्थ Ma2BC और फिफ्थ MABCD, इस तरीके से। तो इसमें सारे कवर हो जाएंगे। सो पहला डिस्कस करते हैं हम, पहला वाला। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड, यही बोर्ड हमारा एक प्लेन है, ठीक है, और इसी प्लेन में स्ट्रक्चर है। तो M हो गया मेटल, 4 A को लगा देते हैं, ये आ गया ऐसे, 4 A ऐसे आ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें और कोई स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं, ये अकेला जैसा है, A को एक्सचेंज करेंगे कुछ होगा क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगा क्या? नहीं आएगा, करेक्ट। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया हमारा अकेला ही है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने? 1, क्योंकि ये अकेला ही है ना, इसका कोई और अरेंजमेंट करके डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो आपको एक चीज याद रखनी है, स्क्वायर प्लेनर complexes are always ऑप्टिकली इनएक्टिव। जितने भी बनाए हम, कोई भी बना लें, सबके सब क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? POS, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अभी ये इस प्लेन में, मैं एक बार प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी तो ये बोर्ड में ही है ना, मैं अगर ऐसे प्लेन में इसको बनाऊँ, प्लेन में ही बनाना है ना, इसको ऐसे बनाना, तो ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इस केस में, करेक्ट। तो ये अभी बोर्ड के प्लेन में, मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्लेन में लेके आ जाता हूँ। तो इस प्लेन में लाएंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा क्या कुछ? ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये प्लेन है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। क्यों है प्लेन ऑफ सिमेट्री?
प्लेनो सिमेट्री होता है कि एकदम मॉलिक्यूल को एकदम इक्वली बाइसेक्ट कर दे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये प्लेन ए को कट करेगा क्या, आधा ऊपर आधा नीचे, एग्जैक्टली यस, आधा पार्ट ऊपर जा रहा है इसका और आधा पार्ट नीचे आ रहा है। प्लेन इसको भी कट कर रहा है, आधा पार्ट ऊपर आधा नीचे, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। तो आप देख सकते हो इसने इस प्लेन ने इस मॉलिक्यूल को ऐसे बाइसेक्ट किया कि जैसा पार्ट ऊपर आ रहा है वैसा ही पार्ट नीचे आ रहा है, इसलिए इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जितने भी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है सबके सब क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। टेट्राहेड्रल में खाली एक ही केस ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि उसके पास कायरल सेंटर होता है, करेक्ट, और MABCD वाला, करेक्ट। उसके अलावा बाकी सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं उसमें भी, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में जितने भी स्ट्रक्चर है, चाहे MABCD वाला भी है स्क्वायर प्लेनर में, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अच्छा, तो ये हो गया पहला हमारा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक, इनैंशियोमर पेयर्स, कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो उसका इनैंशियोमर पेयर बनेगा, क्योंकि उसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो इसमें तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, तो इनैंशियोमर पेयर 0, और स्टीरियो आइसोमर्स फिर कितने हो जाएंगे टोटल, एक ही हो जाएगा, करेक्ट। स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल सब मिला के। अच्छा, A3B की बात करते हैं, सेकंड A3B की बात कर लेते हैं। A3B की बात करते हैं, A और यहाँ पे क्या है, B है, करेक्ट। चलो बताओ क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, कोई B को इधर में शिफ्ट करूँ तो कोई डिफरेंस आएगा क्या, B को के सामने भी है, B के बगल में भी A ही है, अगर मैं B को यहाँ रख दूँ तब भी बात वही रहेगी, तो कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगा, ये अकेला ही अरेंजमेंट हो, इनको इधर उधर करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1, इनैंशियोमर पेयर 0 और स्टीरियो आइसोमर 1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं A2B2 में क्या होगा, A2B2 ये हमारा थर्ड आ गया, A2B2, राइट। सो हम रेडी हैं, MA2B2 ये थर्ड वाला देख रहे हैं अब हम, थर्ड वाले में क्या होगा, ठीक है। सो MA2B2 में A को यहाँ लगा दिया और B को यहाँ लगा दिया, ठीक है। एक ये हो गया। एक और स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, सोचो आप, इनको इधर उधर करने से ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है स्पेशल अरेंजमेंट, तो पहले हम ज्योमेट्रिकल ढूंढ रहे हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो इसमें तो खैर ऑप्टिकली एक्टिव कोई है ही नहीं, तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बना लें, करेक्ट। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, है ना, स्पेस में। तो इस केस में डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता है क्या, A इज अ टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड और B अलग टाइप का मोनोडेंटेट लिगेंड है, राइट। तो यहाँ पर एक और स्पेशल अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है, देखो, राइट। यहाँ पर A अगल बगल है और B भी अगल बगल में है, करेक्ट, लेकिन यहाँ पर A कहाँ चला गया, अपोजिट में, B भी अपोजिट में, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी करके देखोगे इन्हीं दोनों में से एक स्ट्रक्चर आएगा, तो इसको हम कहेंगे सिस स्ट्रक्चर और इसको कहेंगे ट्रांस स्ट्रक्चर। तो A2B2 में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 हो गए। इनैंशियोमर पेयर्स 0, क्योंकि ना तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना ही ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसको भी अगर हम लेंगे, सिस वाले को ले लिया मान लो, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे, A B और B, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, B कट जाएगा आधा ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे आधा कटेगा, A कटेगा आधा कट जाएगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 2 ही हो गए, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं A2BC पे, A2BC देखते हैं। तो A2BC किस तरीके से बनाएंगे हम A2BC देख लेते हैं। तो ये हो गया A2BC, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, A B और C, ये करें। और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, और कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, करेक्ट। देखो यहाँ पर A और A बगल में है, अगर दूसरे स्ट्रक्चर में A और A को कहाँ लगा दे, अपोजिट में, A और A, B और C, और कोई तो ये अरेंजमेंट से ये अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ A अगल बगल है, यहाँ A अपोजिट में चला गया। और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं। आप कोई भी ट्राई करके देखो, है ना, हम कोई भी ट्राई करके देख लें, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इधर उधर अरेंज करके भी देखेंगे तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई दिखेगा। तो इसको हम कह देते हैं सिस, क्योंकि A अगल बगल है और यहाँ पे A कहाँ है, अपोजिट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस, करेक्ट। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए 2, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, सॉरी, इनैंशियोमर पेयर्स
इनैंशियोमर पेयर्स कितने हैं 0, क्योंकि दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। प्लेनो सिमेट्री है ना, स्क्वायर प्लेनर बोल दिया, प्लेनो सिमेट्री। और हमारे स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स 2 ही हो जाएंगे। MA2BC करेक्ट, A2BC हमारा हो गया, MABCD। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, जेई में भी बहुत बार आता है ये, नीट में भी और बोर्ड में भी आता है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है अपना, इसमें से क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लॉजिक डेवलप करना है, रटना नहीं है। अगर हम रटने की कोशिश करेंगे तो कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तो बना ही नहीं पाएंगे। लॉजिक पकड़ो सबका। 5th देखते हैं, MABCD, ठीक है, ये अपना है स्क्वायर प्लेनर है, तो कैसे बनाएंगे, MABC और D, ऐसे हो गया एक स्ट्रक्चर। अच्छा इसके हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एनी गेसेस, इसके हम कितने डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं। अभी देखो चारों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्या करना है, ए को फिक्स कर देना है, ठीक है, एक को फिक्स कर देना है और एक के रिस्पेक्ट में सामने वाले को चेंज करते जाना है। सामने अभी कौन है, सी, अब किसको लाते हैं सामने, बी को। बाकी फिर दोनों को इधर उधर कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ए के सामने सी है, इसमें ए के सामने बी है। अच्छा तीसरे वाले में क्या होगा, ए के सामने बी आ गया, सी आ गया, बचा कौन, डी, डी को लगा देते हैं, तो ये हो गया ए बी सी और डी, ऐसे करके हो गया है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए के सामने सी, ए के सामने बी, ए के सामने डी। अब यही 3 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं इसमें। तो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अच्छा ये सारे के सारे क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी कोई बोलेगा सर ये भी तो कीरल सेंटर है, ये क्यों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। कीरल सेंटर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है, टेट्राहेड्रल में, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसमें तो प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी। टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कीरल सेंटर है तो उसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं आएगी, लेकिन इसमें प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी। अगर हम ऐसे प्लेन बना दें तो सब आधे आधे कट जाएंगे, ए बी ऊपर नीचे आधा कटेगा, बी बी सी बी डी बी, करेक्ट, कोई भी, तो ये सब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 3, और इनैंशियोमर पेयर्स 0, और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, स्टीरियो आइसोमर हमारे 3 ही रह जाएंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो केस डाइडेंटेड लिगेंड देख सकते हैं, है ना, डाइडेंटेड लिगेंड देख देते हैं। स्क्वायर प्लेनर में डाइडेंटेड के भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, तो यहाँ पे देखो M, अगर हम ऐसे बना दें, किसी ने ऐसे बोला MAA2 है, ठीक है, बस 2 एग्जांपल लेता हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाओगे। AA2, AA का मतलब है, AA इज अ सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, सिमेट्रिकल, तो 2 सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, और स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा तो इसमें कैसे आएगा, ए एक ही प्लेन में, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है, कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है डिफरेंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1, इनैंशियोमर पेयर्स 0, और स्टीरियो आइसोमर्स कितने, 1, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं, आप खुद और AA2 स्मॉल मोनोडेंटेट वैसे करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा केस हो गया हमारे पास MAA2, तो इसमें क्या होगा, ऐसे हो गया, ठीक है। सो इसमें और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, बस यही पॉसिबल हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि देखो कभी भी बायडेंटेट लिगेंड होगा तो वो ट्रांस में नहीं जा सकता, कभी वो हमेशा किस में रहेगा, सिस में ही रहेगा। बायडेंटेट लिगेंड रहेंगे तो दोनों ए जो है, ये कैपिटल ए से हम लोग ये जो डिनोट कर रहे हैं, दिस इज सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। ये स्मॉल ए वाला क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, स्मॉल ए वाला मोनोडेंटेट, 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पर ये जो बायडेंटेट सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड होता है, ये कभी भी ट्रांस में नहीं जा सकता खुद, हमेशा सिस में ही रहेंगे ये दोनों,
साथ में ही रहेंगे अगल बगल, ठीक है। तो इसमें खाली यही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 1, इनैंशियोमर पेयर्स 0 और स्टीरियो आइसोमर्स 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मान लेते हैं हमें ऐसे दे दिया MAA AB दे दिया, मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट है, तब भी क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम यही आएगा, करेक्ट, MAA to AB। अच्छा, अब ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं अपने को ऐसे दे दिया MAB ट्वाइस, ठीक है, MAB ट्वाइस दे दिया। तो जहाँ पर AB क्या है, जहाँ पर AB क्या है, AB है हमारा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे A हो गया, यहाँ B हो गया, ठीक है, यहाँ A है, फिर यहाँ B है, ये हो गया एक। तो ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है और इसमें एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, A B, फिर यहाँ पर B और यहाँ पर A, ऐसे करके, और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, और दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2, इनैंशियोमर पेयर्स कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि दोनों ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2, इस तरीके से, राइट। सो हम लोगों ने स्क्वायर, प्लेनर और टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कवर कर लिया, कैसे ज्योमेट्रिक कितने डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, और उनके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे और कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ऑप्टिकल आइसोमर तो खाली एक ही में मिला अपने को, टेट्राहेड्रल में MABCD में वही ऑप्टिकली एक्टिव था बस, बाकी सब तो क्या थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग ज़रूर समझ में आया होगा, यस। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, और फिर देखते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं।